हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मांग विश्लेषण के बारे में, जिसमें टॉपिक्स देखेंगे हम मांग का अर्थ, मांग की परिभाषा और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मांग का अर्थ। देखिए, मांग क्या है? किसी भी वस्तु का जब मूल्य निर्धारित करना है, उसमें यानी कि वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग का सबसे ज़्यादा महत्व है। जिस वस्तु की मांग ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मांग क्या है। तो मांग एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता बाजार में किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करेंगे। अर्थात एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा जो एक दी हुई कीमत पर उपभोक्ता एक समय विशेष पर क्रय करने के लिए तत्पर है या तैयार है, वही उस वस्तु की मांग कहलाती है। तो इस प्रकार किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय में दी हुई कीमत पर खरीदी जाती है। तो इस प्रकार वस्तु की मांग क्या हो गई? उसकी वह मात्रा है जो निश्चित समय में एक दी हुई कीमत पर, यानी कि समय भी निश्चित है यहाँ पर और कीमत भी निश्चित है। तो निश्चित समय पर जब निश्चित वस्तु निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा यदि कोई व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार है, तो वही उस वस्तु की मांग कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं मांग की परिभाषा। देखिए, प्रोफेसर बेनहम ने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं मांग के बारे में, आइए देखते हैं। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदी जाएगी। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट which will be bought per unit of time at that price। यानी कि प्रोफेसर बेनहम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी दी हुई कीमत पर किसी भी वस्तु की वह मात्रा जो उस कीमत पर किसी समय विशेष पर एक व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार है। तो यही बात ये भी कह रहे हैं कि कीमत भी निश्चित है यहाँ पर और उसकी समय भी निश्चित है। तो उस समय पर उस वस्तु की एक निश्चित मात्रा यदि कोई व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार है तो उस वस्तु की मांग कहलाएगी। तो ये थी मांग की परिभाषा। आगे देखते हैं हम। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहला पॉइंट, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अर्थात जब कीमत अधिक है तो वस्तु की मांग कम होगी और यदि किसी वस्तु की कीमत कम है तो उसकी मांग ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। तो जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से कीमत ने मांग को प्रभावित किया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। देखिए, जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसके द्वारा की जाने वाली मांग भी बढ़ जाती है और यदि किसी उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वस्तु की मांग भी वो कम कर देता है। यानी कि दोनों में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। एक में वृद्धि होने पर दूसरे में भी वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, वर्तमान में आप देख रहे हैं जैसे ही चूँकि मंदी का टाइम चल रहा है कोरोना के कारण, तो जैसे ही उपभोक्ता की आय कम हुई है वैसे ही वस्तुओं की मांग भी कम हो चुकी है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की आय और मांग में सीधा संबंध पाया जाता है
तो इस प्रकार से आय मांग की मात्रा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में परिवर्तन, चेंज इन पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी देश की या क्षेत्र की जनसंख्या में यदि परिवर्तन होता है तो वो मांग को भी प्रभावित करती है। जैसे कि यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उस क्षेत्र में वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब जनसंख्या अधिक हो गई है तो उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं उनके द्वारा उपभोग की जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम है तो वहाँ पर वस्तुओं की मांग भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता की रुचि, आदत एवं फैशन, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता की रुचि, आदत और फैशन में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप मांग में भी परिवर्तन होता है। यदि उपभोक्ता की रुचि किसी चीज़ में बढ़ जाए तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं वर्तमान में ऑनलाइन जितने भी सिस्टम हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है, रुचि लेने लगे हैं लोग ऑनलाइन मोबाइल, जो भी टच स्क्रीन मोबाइल है या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मोबाइल जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, तो उनकी मांग बढ़ गई है उसमें रुचि बढ़ने के कारण। यदि उपभोक्ता की आदत में कोई चीज़ आ जाती है हैबिट के फलस्वरूप, तो जिस चीज़ की उसकी आदत हो जाती है उसकी मांग भी बढ़ जाती है। या हम कहें कि फैशन किसी चीज़ की आ जाती है मार्केट में, तो जैसे ही कोई चीज़ फैशन में आई है तुरंत उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से रुचि, आदत और फैशन में परिवर्तन होने पर मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही फैशन हटी किसी भी वस्तु की, उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आदत, रुचि और फैशन भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए विज्ञापन एवं प्रचार, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। देखिए विज्ञापन एवं प्रचार भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। जिस वस्तु का विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, जिस वस्तु की मांग ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, जिस वस्तु का विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, जिस वस्तु का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो वस्तु लोगों की जानकारी में आने लगती है, नॉलेज में आने लगती है। जब किसी वस्तु की जानकारी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो उनकी आवश्यकता बन जाती है वो वस्तु धीरे धीरे, और उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से विज्ञापन और प्रचार में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बचत प्रवृत्ति, हैबिट ऑफ सेविंग। बचत प्रवृत्ति किस प्रकार से प्रभावित करती है? यदि लोगों की बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने लगते हैं, तो वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। अब वो वस्तुओं की मांग पहले की तुलना में कम करने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा कंज्यूमर बचत करेगा उतनी ही वस्तु की मांग कम हो जाएगी। और इस प्रकार से यदि बचत की आदत कम है लोगों में, वो बचत नहीं करते हैं, तो वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो उपभोग करेंगे और वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो इस प्रकार से बचत प्रवृत्ति भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार की दशा, कंडीशन ऑफ ट्रेड। व्यापार की दशा भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यदि व्यापार में दो दशाएं हो सकती है, तेजी की दशा या मंदी की दशा। तेजी यानी कि बूम और मंदी यानी रिसेशन। जब मार्केट में तेजी की दशा है, व्यापार में तेजी चल रही है, उस समय वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि जिस वस्तु की कीमत आज बढ़ गई है कल और ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसीलिए वो वर्तमान में बढ़ी हुई कीमत पर ही वस्तु की मांग में वृद्धि कर देते हैं। तो इस प्रकार से तेजी के समय भविष्य में और ज़्यादा मूल्य बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए वर्तमान बढ़ी हुई कीमतों पर भी वस्तु की मांग में वृद्धि कर दी जाती है। और मंदी के समय क्योंकि भविष्य में कीमतें घटने की संभावनाएं हो जाती है, इसीलिए वर्तमान घटी हुई कीमत पर भी वस्तु की मांग नहीं बढ़ पाती। मंदी के समय वस्तु की मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए जलवायु एवं मौसम, क्लाइमेट एंड सीजन।
किसी भी क्षेत्र की जलवायु या मौसम भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। देखिए जो क्षेत्र ठंडे हैं, कोल्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि कश्मीर चले जाइए आप, जम्मू चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, तो उस वहाँ पर सर्दी की यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं रजाई, कंबल, स्वेटर, ऊनी वस्त्रों की मांग ज़्यादा होती है। या हम कहें कि सर्दी का मौसम जैसे अभी आने वाला है, विंटर सीजन, आप देख रहे होंगे कि मार्केट में स्वेटर वगैरह की दुकानें या रजाई व कंबल की दुकानें ओपन होने लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सेल होने लगी है। तो जैसे ही जिस तरह का मौसम है उसमें उसी तरह की वस्तु की मांग बढ़ जाती है। गर्मी का मौसम आने पर कोल्ड ड्रिंक्स की, आइसक्रीम की, जूस की, कूलर, एसी, पंखे की मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जलवायु और मौसम भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, संबंधित वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुओं में हम दो प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। वस्तुएं प्रतिस्थापन हो सकती है या पूरक हो सकती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स जिनको बोलते हैं, और पूरक वस्तुएं सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं में आते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुओं में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं चाय और कॉफ़ी का। यदि उपभोक्ता को चाय नहीं मिलती है तो उसकी जगह पर कॉफ़ी को रिप्लेस कर सकता है। तो इस प्रकार से संबंधित वस्तु की कीमत भी वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी। किस प्रकार से? देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं में यदि हम बात करें चाय की कीमत के बारे में, तो मैं यहाँ कहूँ कि चाय की कीमत 1 कप की 5 रुपये है और कॉफ़ी की कीमत भी 5 रुपये है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि मान लीजिए कॉफ़ी का जो 5 रुपये का कप है, यदि उसकी कीमत 8 रुपये हो जाए और चाय की 5 रुपये ही रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में उपभोक्ता कॉफ़ी की जगह चाय पीने लगेगा। यानी कि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ गई है। तो इस प्रकार से जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनकी कीमत भी दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यदि पूरक वस्तुओं की हम बात करें तो पूरक वस्तुओं में हम एग्जाम्पल लेते हैं कार और पेट्रोल का। एक के अभाव में दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में यदि हम बात करें कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। किस प्रकार से? एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए कार की कीमत बढ़ गई है, कारें पहले से महंगी हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में लोग कार कम खरीदेंगे और जब कार कम खरीदी जाएगी तो अपने आप पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। तो पूरक वस्तुओं के संबंध में एक वस्तु की मांग में वृद्धि होने एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत भी दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकारी नीति या गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, सरकारी नीति उदार हो सकती है यानी कि लिबरल पॉलिसी हो सकती है, या कठोर नीति हो सकती है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो सकती है। तो सरकार किस प्रकार की नीति अडॉप्ट करती है? फर्स्ट हम देखते हैं उदार नीति या लिबरल पॉलिसी। जब किसी भी क्षेत्र की सरकार, किसी भी देश की सरकार यदि उदार नीति अपनाती है तो इसका तात्पर्य है वो करों में छूट देगी, अनुदान या सहायता में वृद्धि करेगी, जिसके कारण जब इस प्रकार की छूटें दी जाती है तो इसका इफेक्ट होता है कि कीमतों में कमी होती है, और जब कीमतों में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से उदार नीति में कीमतों में कमी होगी और मांग में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से यदि सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो करती है या कठोर नीति अपनाती है, ऐसी दशा में, इस सिचुएशन में, चूँकि सरकार कठोर नीति अपना रही है, इसका तात्पर्य हुआ कि वो विभिन्न प्रकार के कर लगाएगी या जो पहले से कर लगे हुए हैं उनकी दरों में वृद्धि कर देगी, या अनुदान और सहायता में कमी कर सकती है। तो इसका इफेक्ट होता है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी मांग कम हो जाती है पहले की तुलना में। तो इस प्रकार से सरकार कोई भी नीति अपनाए, चाहे वो लिबरल हो चाहे स्ट्रिक्ट हो, वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है या वो नीति वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी। यदि देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, और इसका तात्पर्य ये होगा कि वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी।
और इसके विपरीत यदि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम होती है तो वस्तुओं की मांग में भी कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, देश में आय का वितरण दो प्रकार से हो सकता है, या तो आय का समान वितरण हो या असमान वितरण हो सकता है। यदि समान वितरण है यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं इनकम, तो ऐसी सिचुएशन में मांग में वृद्धि होती है। चूँकि समान वितरण का मतलब हुआ सभी लोगों को आय मिलेगी, तो इसका मतलब है मांग में वृद्धि होगी। इसके विपरीत असमान वितरण यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यदि है इनकम का, इसका मतलब एक वर्ग को तो बहुत अधिक पैसा मिल रहा है, इनकम मिलती है, और दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग जनसंख्या का, उसकी इनकम बहुत ही कम होती है। ऐसी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा वर्ग उपभोग से वंचित रह जाता है और मांग में कमी हो जाती है। तो ओवरऑल एग्रीगेट जो डिमांड है अर्थव्यवस्था की वो कम रहती है असमान वितरण के फलस्वरूप। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक एवं भौतिक मूल्य यानी कि सोशल एंड मैटेरियलिस्टिक वैल्यूज़, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है, समाज का व्यक्ति है, उनके समाज के नैतिक मूल्य या भौतिक मूल्य किस प्रकार के हैं। यदि हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं वो भौतिकतावादी मानसिकता के हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग को प्रेफरेंस देते हैं, लग्जरी लाइफ, सुविधाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मांग में वृद्धि होगी। और यदि आध्यात्मिक प्रवृत्ति की जनसंख्या है जो बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं कि नैतिक मूल्यों में विश्वास करती है, आध्यात्म की ओर विश्वास करती है, सादा जीवन, उच्च विचार वाले जो विचार हैं उन पर विश्वास करती है, ऐसी सिचुएशन में उनके उपभोग की मात्रा कम होगी और वस्तुओं की मांग कम रहेगी या कम हो जाती है। तो इस प्रकार से सामाजिक और भौतिक मूल्य भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज। देखिए, तकनीकी ज्ञान कैसा है। अर्थव्यवस्था में उच्च तकनीक उपयोग में लाई जाती है, व्यवसाय में या उत्पादन में पिछड़ी तकनीक का यूज़ हो रहा है। यदि प्रोडक्शन में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो इसका इफेक्ट होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। वृहद स्तर पर जब उत्पादन होता है तो प्रति इकाई लागतें पर यूनिट कॉस्ट लगातार कम होती जाती है। जब प्रति इकाई लागतें कम होंगी तो वस्तु की कीमत भी कम रहती है, और जब कीमतें कम होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में उत्पादन की लागतें बढ़ जाती है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब पर यूनिट कॉस्ट अधिक होती है तो वस्तु के मूल्यों में भी वृद्धि होती है, और जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी देश का, क्षेत्र का, अर्थव्यवस्था का तकनीकी ज्ञान मांग को प्रभावित करता है। इस प्रकार से हमने ये पॉइंट्स देखे जो मांग को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।